गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे एसिमिलेशन से रिलेटेड। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पचित पदार्थों के अवशोषण के बारे में। जो पचित पदार्थ है उनका अवशोषण कैसे संभव हुआ, कौन कौन से पदार्थों को हमने ब्लड कैपिलरीज के अंदर सेंड किया, कौन कौन से पदार्थों को हमने लिम्फ कैपिलरीज या लैक्टियल्स के पास भेजा। अब उन्हें फाइनली कहां पर पहुंचाना है? उत्तकों के पास पहुंचाना है। उत्तकों के पास विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए। तो वहां पर जाकर ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा? जब उस पचित पदार्थ के जो उत्पाद हैं उनका ऑक्सीडेशन संभव होगा तब। तो स्वांगीकरण क्या है इसके बारे में समझते हैं। अवशोषित पदार्थ अंततः उत्तकों या कोशिकाओं के समूह के पास पहुंचा दिए जाते हैं। जहां वे विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में लाए जाते हैं। इसे स्वांगीकरण कहा जाता है। विभिन्न क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे कि मैं कहूं कि यह है C6H12O6। इसका मतलब किसकी बात करें हम? ग्लूकोज की। ग्रुप ऑफ सेल्स के पास ऑक्सीजन भी है, तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो जाएगा। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यह एनर्जी किलो कैलोरी की फॉर्म में या मैं कह सकता हूं ATP की फॉर्म में। और जो ये एनर्जी बन रही है ये विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। तो अवशोषित पदार्थ अंततः कहां चले गए? उत्तकों के पास पहुंच गए। उत्तकों में क्या हो रही है? विभिन्न क्रियाएं संभव हो रही है। विभिन्न क्रियाओं के दौरान क्या हो रहा है? ATP सिंथेसिस, ATP का निर्माण हो रहा है। और जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का अंतिम रूप होता है उष्मीय ऊर्जा। इसका मतलब हमें सभी ऊर्जाएं जो भी हैं उनको उष्मीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो जितने भी हमारे पास पोषक पदार्थ हैं उन पोषक पदार्थ से कितनी अमाउंट में एनर्जी बनेगी। तो पहले हम मेजर फूड सोर्सेज के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन और थर्ड मैं कह सकता हूं लिपिड या फैट, या इसी को वसा भी बोलते। मीन्स यहाँ पर वसा की बात की जा रही, यहाँ पर प्रोटीन की बात की जा रही और यहाँ पर
कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, इनसे प्राप्त एनर्जी को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हम दो वैल्यू बता रहे हैं यहां पर, एक कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी मान कितना होगा, और दूसरा इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू, इसका मतलब कार्यात्मक मान कितना हो। मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फिजियोलॉजिकल वैल्यू को, और ये कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट। दोनों का मीनिंग समझे पहले क्या है। आपके पास में ये ह्यूमन बॉडी है और आपके पास में ये एक कैलोरी मीटर। फूड मटेरियल की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसको यहां पर भी रखा, आपने यहां पर भी रखा। तो बेटा यहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट 100% कॉम्बस्टन या उनका 100% दहन हो जाएगा, लेकिन यहां पर 100% उसका पाचन हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि कैलोरी मीटर में तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा मैक्सिमम निकलेगी, लेकिन हमारी बॉडी में ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू देगा, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू में हमारी बॉडी में 100% पाचन पॉसिबल हो ऐसा संभव नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कैलोरी मीटर कैलोरीफिक वैल्यू जनरेट करता है और हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू का मान हमेशा फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ज्यादा होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक। फिजियोलॉजिकल मान देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट का कितना आता है 4.0, प्रोटीन का कितना आता है 4.0, फैट का कितना आता है 9.0, और ये मान जो है वो किलो कैलोरी की फॉर्म में है, किलो कैलोरी पर ग्राम। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कैलोरीफिक वैल्यू का मान फिजियोलॉजिकल वैल्यू से क्या होगा ज्यादा, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन की बात की जाए तो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट की तो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये कैलोरीफिक ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है और ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं यदि कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाए तो फैट, देन प्रोटीन एंड देन कार्बोहाइड्रेट, ये सीक्वेंस हो। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात की जाए तो क्या होगा, फैट सबसे ज्यादा और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ये क्या होगा इक्वल। क्लियर है यहां तक। नोट करें तो यहां तक बेटा। अब मैं आपको ये डिफाइन करूंगा कि किलो कैलोरी का मीनिंग क्या है, मीन्स किसी भी ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कैसे व्यक्त किया जाता है।
जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकताओं तथा भोजन में निहित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है। जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकता है कि किसी को, कोई एक छोटा बच्चा है, कोई एक वयस्क है, कोई एक ओल्ड एज का कोई व्यक्ति है, तो उसकी ऊर्जा आवश्यकता कितनी होगी, उसको किसमें, उसमें ऊर्जा के रूप में, या किसी भी भोजन में कितनी ऊर्जा है उसको उसमें ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्योंकि अंत में सभी प्रकार की ऊर्जा, क्योंकि अंत में सभी प्रकार की ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है बेटा जी? नोट करें यहां तक। और इस ऊर्जा को सामान्यतः कैलोरी तथा जूल के रूप में मापा जाता है। और इस ऊर्जा को सामान्यतः कैलोरी तथा जूल, फिजिक्स में पढ़ते होंगे, अलग अलग यूनिट होती, सामान्यतः कैलोरी तथा जूल में मापा जाता है। क्लियर? 1 ग्राम जल, किस तरीके से इसको डिफाइन करें बेटा? 1 ग्राम जल, 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा या ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। या मैं कह सकता हूं कैलोरी कहा जाता है। जबकि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा या ऊर्जा को किलो कैलोरी कहा जाता है। बेटा 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है या 1 किलोग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। यदि 1 ग्राम को बढ़ाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? कैलोरी। और 1 किलोग्राम को यदि बढ़ाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? 1 किलो कैलोरी। क्लियर है मेरी बात? तो जो पोषण के वैज्ञानिक है वो परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी को, ये जो किलो कैलोरी को, इसको जूल के अंदर भी माप सकते हैं या किलो कैलोरी की फॉर्म में भी नाप सकते हैं।
क्लियर है? तो जंतुओं की ऊर्जा की आवश्यकताओं तथा भोजन में निहित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अंततः सभी प्रकार की ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस ऊर्जा को सामान्यतः कैलोरी या जूल में मापा जाता है। 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा कैलोरी कहा जाता है, और जबकि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा को किलो कैलोरी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सभी को? ऊर्जा की आवश्यकता कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है? किसी भी जंतु के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। उम्र मीन्स एज कितनी है उस एनिमल की, उसके ऊपर निर्भर करेगी। उसका व्यवसाय क्या है, इसके ऊपर भी, मीन्स ऑक्यूपेशन क्या है। किसी भी जंतु में ऊर्जा की आवश्यकता 4 अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है कि उसकी उम्र क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, किस वातावरण में रह रहा है, मीन्स एनवायरमेंट, एंड लिंग मीन्स सेक्स, मीन्स मेल है या फीमेल। तो जंतुओं की ऊर्जा की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है। उनमें से ये कारक है उम्र, व्यवसाय, वातावरण और लिंग, इनके ऊपर निर्भर करती है। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब हम। इजेशन के बारे में बात करेंगे। इजेशन, इजेशन का मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए आपको। इसको समझने से पहले 2-3 बातें और समझें। इस चैप्टर का नेम दिया गया डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और साथ साथ में हम बहुत सारी अलग अलग हेडिंग्स का डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर, इजेशन, एसिमिलेशन। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट समझते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कई जगह पर आप ये देखेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का जो प्रकार है वो होलोजोइक। इसका मीनिंग क्या होता है? फूड को इनटेक करना, फूड इनटेक। कहां पर इनटेक कर रहे हैं हम? सबसे पहले माउथ के अंदर। इस फर्स्ट स्टेप को बोल रहे हैं इंजेशन। फूड मटेरियल जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो इसका केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से डाइजेशन होगा। इंजेशन के बाद कौन सी स्टेप आई? डाइजेशन। मीन्स भोजन का अंतर्गमन और भोजन का पाचन। पाचन के बाद यहां से मटेरियल ब्लड या लिम्फ के द्वारा टिश्यू के पास जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी स्टेप है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन के पास, टिश्यू के पास जो पहुंच गया तो वहां विभिन्न क्रियाएं संपन्न होंगी।
इसका मतलब एसिमिलेशन या एनर्जी प्रोडक्शन वाली स्टेप होगी। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट से, कोलोन रेक्टम से होता हुआ एनल पार्ट से बॉडी से बाहर, इस स्टेप को बोलते हैं इजेशन। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। ये सभी स्टेप जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंक्लूड है उसी को बोलते हैं बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन को अंदर लेना, भोजन का पाचन करवाना, भोजन का अवशोषण करवाना, भोजन का स्वांगीकरण करवाना और अपचित भोजन है उसे शरीर से बाहर निकालना। इजेशन क्या है? जो अपचित भोजन है उसे शरीर से बाहर निकाला जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं पाचक अपशिष्ट पदार्थ या पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करना। वही क्षेपण कहलाता है या इजेशन कहलाता है। और यह बही क्षेपण की क्रिया जो होती है यह न्यूरल रेफ्लेक्स के द्वारा संपन्न होती है। मीन्स मैं कह सकता हूं मल त्याग की क्रिया एक प्रकार की न्यूरल रेफ्लेक्स या तंत्रिकी है प्रतिवर्ती क्रिया है। तो न्यूरल रेफ्लेक्स का मीनिंग क्या हुआ यहां पर, यह भी समझ में आना चाहिए बेटा। मैंने आपको बताया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके दो भाग बताए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एनल स्फिंक्टर या गुदा अवरोधनी को ओपन कर देता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एनल स्फिंक्टर गुदा अवरोधनी को क्लोज कर देता है। तो एनल स्फिंक्टर जब तक ओपन नहीं होगा मल का त्याग नहीं होगा। तो एनल स्फिंक्टर को ओपन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो न्यूरल रेफ्लेक्स है ये कहां से स्टार्ट होना चाहिए। न्यूरल रेफ्लेक्स एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट जो है वहां से मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम के पास जाएंगे। नर्वस सिस्टम में जैसे मैसेज पीएसएनएस के पास पहुंचेगा, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र के पास, वो एनल स्फिंक्टर को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। ओपन करते ही मल त्याग की क्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन मल त्याग की क्रिया एक ऐच्छिक क्रिया है। यह एक ऐच्छिक क्रिया है जिसमें वृद्ध प्रकार की कर्माकुंचन गतियां
होती हैं। पाचक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करना बहिक्षेपण कहलाता है, मीन्स मल का त्याग करना इजेशन कहलाता है, या मल त्याग की क्रिया एक प्रकार की न्यूरल रिफ्लेक्स या तंत्रिकीय प्रतिवर्ती क्रिया है। यह एक ऐच्छिक या वॉलंटरी एक्शन है जिसमें वृहद प्रकार की कर्माकुंचन गतियां संभव होती हैं। यदि कर्माकुंचन गतियां संभव नहीं होंगी तो मल त्याग नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पाचन से संबंधित विकार। disorders related to digestive system। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आंत्रीय सूजन, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, पीलिया, जॉन्डिस, इंडाइजेशन, अपच, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या कोष्ठकबद्धता, दस्त या डायरिया, ये सभी जो डिसऑर्डर मैंने आपको बताए हैं ये पाचन से संबंधित है। इसके अलावा वॉमिटिंग, या वमन या उल्टी, यह भी पाचन से संबंधित। एक एक पॉइंट का डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे। आंत्रीय शोथ या आंत्रनलिका या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो सूजन होती है वो कैसे डेवलप हुई, पहले ये पता होना चाहिए। बहुत सारे जीवाणु हैं, इसका मतलब किसकी बात हो रही है यहां पर? बैक्टीरियाज की। बहुत सारे विषाणु हैं, वायरसेस, फीताकृमि, टेपवर्म, गोलकृमि, राउंड वर्म, सूत्रकृमि, थ्रेड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म। ये डिफरेंट
जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के अंदर संक्रमण कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं बेटा जी। तो जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फीताकृमि के द्वारा, गोलकृमि के द्वारा, सूत्रकृमि के द्वारा, हुक वर्म के द्वारा, पिन वर्म के द्वारा जो संक्रमण होता है उसकी वजह से इस आंत्र नलिका में सूजन उत्पन्न हो जाती है। और सबसे मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है ये। लगभग किसी भी व्यक्ति की एलिमेंट्री कैनाल को यदि आप एनालिसिस करोगे तो आपको इस तरीके से उसमें शोथ या सूजन दिखाई देगी। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो सबसे पहला डिसऑर्डर आंत्र नलिका का शोथ या इन्फ्लेमेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इन्फ्लेमेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है पीलिया या जॉन्डिस। पीलिया में क्या होगा? यकृत, लीवर या इसी को बोलते हैं कलेजी या इसी को बोलते हैं जिगर, इसमें सबसे ज्यादा यकृत, लीवर, कलेजी या जिगर प्रभावित होता है बेटा। जैसे स्किन है, आईज है, मीन्स त्वचा एवं आंख के पास में पीत वर्णकों का जमाव हो जाता है। पीत वर्णक कौन कौन से हो सकते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलवर्डिन, जिसमें बिलीरुबिन येलो कलर का है और बिलवर्डिन ग्रीन कलर का। बिलरुबिन या पीत वर्ण का दबाव ज्यादा होने की वजह से त्वचा तथा आंख पीले रंग के दिखाई देते हैं और इसी को बोलते हैं जॉन्डिस या पीलिया। और आपको पता होना चाहिए कि ये पीत वर्णक आए कहां से। हीमोग्लोबिन जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। इस हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट में, हीम में देखा जाए तो आयरन प्रेजेंट होता है फेरस की फॉर्म में। ये ग्लोबिन जो पार्ट है ये एमिनो एसिड की चेन है। हीम पार्ट है, इसमें आयरन एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, हीम पार्ट में आयरन और दूसरा होता है पोरफायरिन, पोरफायरिन रिंग का ब्रेकडाउन होगा, तब जाकर ये विभिन्न प्रकार के पीत वर्णक बनेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर इस हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन एक्सेस अमाउंट में हो रहा है। जितना एक्सेस अमाउंट में होगा हमारे शरीर में पीत वर्णक जमा होना शुरू हो जाएंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जॉन्डिस या पीलिया। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वमन या वॉमिटिंग। आपको यह भी पता होना चाहिए इसका केंद्र कहां पर होता है। इसका केंद्र जो होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला पार्ट में होता है। तो वमन का केंद्र मस्तिष्क के मेडुला भाग में होता है। मेडुला, इसके लिए आपको ब्रेन स्टडी करना पड़ेगा। ब्रेन के अलग अलग पार्ट, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क एंड हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। इस पश्च मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा।
इसका मतलब ब्रेन के पश्च मस्तिष्क भाग में मेडुला जो है उसके पास वॉमिटिंग सेंटर होता है। और वॉमिटिंग का मीनिंग क्या होता है? जो भी स्टमक के अंदर कंटेंट है, जो भी हमारे आमाशय के अंदर कंटेंट है, वो ओरल कैविटी या माउथ से होता हुआ बाहर आ जाए। इसी को इस फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। आमाशय में संग्रहित भोजन का मुख से बाहर आना वमन कहलाता है। जो फूड कंटेंट है, फूड जो कलेक्टेड है हमारे आमाशय भाग में, वो मुख से बाहर आ जाए तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वमन। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब भी वमन होगा या वोमिटिंग होगी उससे पहले बेचैनी होती है। वमन होने से पहले बेचैनी होती है। इस बेचैनी को क्या बोलते हैं? नोजिया। नोजिया फीलिंग बोलते हैं। अब बेटा जी आपको यह पता होना चाहिए कि आपको वॉमिटिंग सेंटर के बारे में पता लग गया, वॉमिटिंग का मीनिंग पता लग गया, नोजिया का मीनिंग पता लग गया, लेकिन वॉमिटिंग हुई कैसे? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जब किसी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी डेवलप होती है, जब भी कोई मादा गर्भवती होती है तो अभी वॉमिटिंग हो सकती है। जब कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, बस वगैरह या कार वगैरह में ट्रेवल कर रहा है तो अभी वॉमिटिंग हो सकती है। जब कोई व्यक्ति एक समतल धरातल से पहाड़ों की तरफ जाता है तो हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होती है, तो उस हाइपोक्सिया कंडीशन की वजह से भी उल्टी हो सकती है। या फिर हमारे शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग हो गया, मीन्स भोजन की विषाक्तता हो गई है, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। या एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल कंजम्पशन कर लिया है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहल कंज्यूम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो जाती है। तो वॉमिटिंग होने के रीजन अलग अलग हैं, लेकिन उन सब का सेंटर कहां पर है? मेडुला के अंदर। कई बार हम समतल धरातल से माउंटेन की तरफ, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो ऐसे में एक टेबलेट ले लेते हैं। टेबलेट लेने से वो मेडुला सेंटर को क्या करती है? कुछ समय के लिए सप्रेस कर देती है, इसलिए वॉमिटिंग बंद हो जाती है। क्लियर है बेटी मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है डायरिया या दस्त। प्रवाहिका या दस्त। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, हमारे आंत्र में जो बाउल मूवमेंट होती है उसकी असामान्य गति की बारंबारता होने लगती है। तो मैं कह सकता हूं आंत्र में बाउल मूवमेंट की असामान्य बारंबारता। आंत्र में जो बाउल मूवमेंट हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, असामान्य। अब बाउल मूवमेंट की एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है तो इससे होगा क्या बेटा जी? इससे हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड मटेरियल बहुत कम समय के लिए रुकेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कम समय के लिए रुकेगा तो उससे जल का अवशोषण बहुत कम हो पाएगा। जल का अवशोषण कम हो पाएगा
तो ऐसे में जो मल त्याग करेंगे उसमें मल अत्यधिक पतला हो जाता है, मल अत्यधिक पतला हो जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, मल अत्यधिक पतला हो गया इसका मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया। तो मैं ये भी कह सकता हूं फूड एब्जॉर्प्शन, ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो हम ये भी कह सकते हैं भोजन का अवशोषण भी कम हो जाता है। इसका मीनिंग समझे बेटा ध्यान से, क्या मीनिंग कह रहा है। यदि मैं आपको ये कहूं हमने खाना खाया, जैसे खाना खाया मुख गुहा में पाचन हुआ, उसके बाद भोजन ग्रसनी ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में पहुंच गया, आमाशय में पाचन हुआ, वहां 4 से 5 घंटे तक रुका, फिर वो ड्यूडेनम या ग्रहणी में पहुंच गया। कहने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाचन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन हुआ, उसके बाद वहां पर अवशोषण भी हुआ और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मिनरल्स, ड्रग्स और वाटर का अवशोषण भी होगा। फिर उसके बाद में मल त्याग के लिए मल रेडी होगा। जरा ये सोचें, जब आपने खाना खाया और मल त्याग का टाइम है, इसका मतलब इसके बीच में एक लंबा गैप आया है। मैं ये कह सकता हूं 10 से 12 घंटे का गैप आ गया। 10 से 12 घंटे का गैप आया, इसका मतलब हम कहेंगे कि वो फूड मटेरियल हमारी एलिमेंट्री कैनाल में नॉर्मल 10 से 12 घंटे तक पड़ा हुआ था। तो उस फूड मटेरियल में से जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बना उसका अवशोषण भी कर लिया और उसमें से जो पानी था उसका अवशोषण भी कर लिया। इसका मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में बाउल मूवमेंट नॉर्मल फॉर्म में चल रही है, धीरे धीरे धीरे। अब वो नॉर्मल फॉर्म है, उससे फास्ट भी नहीं होनी चाहिए और उससे स्लो भी नहीं होनी चाहिए। यदि बाउल मूवमेंट फास्ट हो गई तो मैं कह सकता हूं एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां पर फास्ट है, मींस बार बार हो रही है। तो बाउल मूवमेंट जितनी फास्ट होंगी तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या फूड मटेरियल ज्यादा समय के लिए रुकेगा? नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा तो क्या उसका अवशोषण, जल का और भोज्य पदार्थों का अवशोषण सही ढंग से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो ऐसे में जो मल त्याग होगा वो अत्यधिक पतला होता है, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो गया, फूड का एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो गया और बाउल मूवमेंट फास्ट होने की वजह से हमें बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, बारंबार था। इसी को क्या बोलते हैं? डायरिया या दस्त। अब बेटा इसी का अपोजिट कर देते हैं हम। अपोजिट कैसे करें? ये बाउल मूवमेंट जो है ये यहां पर फास्ट हुई है, नॉर्मल बाउल मूवमेंट से फास्ट हो गई तो कंडीशन डायरिया होगी, और नॉर्मल मूवमेंट से यदि स्लो हो जाती तो क्या होता? स्लो हो जाती तो ठीक इसका अपोजिट केस बनता, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज या कोष्ठकबद्धता, इसका मीनिंग भी समझे बेटा क्या है। कॉन्स्टिपेशन में मल लंबे समय तक लार्ज इंटेस्टाइन वाले भाग में रुक जाता है।
और आंत्र की गतिशीलता जो है वो अनियमित हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं इसमें आंत्र की गतिशीलता बाउल मूवमेंट अनियमित हो जाती है, जिससे मल बड़ी आंत के कोलोन या रेक्टम भाग में रुक जाता है। अब देखिए बेटा, यहां पर मल बन चुका है, मल का त्याग होना था, लेकिन वो बड़ी आंत में लंबे समय तक रुक गया। पहले की एनसीईआरटी में यहां पर रेक्टम दे रखा था, न्यू एनसीईआरटी में यहां पर कोलम दे रखा है, लेकिन ये दोनों भाग किसके हैं? बड़ी आंत के। जब रुक गया तो उससे जल का अवशोषण और ज्यादा हो जाएगा। जल का अवशोषण और ज्यादा हो गया तो अब जो मल सेमी सॉलिडिफाई होता है वो और ज्यादा सॉलिडिफाई हो रहा है। इसका मतलब मल कठोर हो गया। कठोर हो गया तो हमारे अंदर के सॉफ्ट या कोमल टिश्यू जो हैं उनको क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। और जब डैमेज करेगा तो वहां से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। जब जब मल त्याग होगा, जब जब ब्लड भी हो रहा है, ऐसे में बवासीर होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। क्योंकि बवासीर रियली में है क्या? पाइल्स। पाइल्स रियली में है क्या? हमारे सॉफ्ट टिश्यू के अंदर वेन होती हैं, उन वेन को डैमेज कर देता है। कौन? ये फीकल मैटर जो लंबे समय तक कहां रुका है? हमारी बड़ी आंत के भाग में। तो यहां पर मैं कह सकता हूं बाउल मूवमेंट क्या हो गई है? स्लो। अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। मैंने ये कहा रेगुलर, इर्रेगुलर एंड एबनॉर्मल। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई, इसका मतलब बाउल मूवमेंट फास्ट है। इरेगुलर इट मीन्स स्लो है, और रेगुलर मीन्स नॉर्मल फॉर्म में चल रहा है। यदि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में रेगुलर बाउल मूवमेंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब डेली खाना और डेली जाना, मीन्स आपने फूड मटेरियल इंजेशन भी किया और मल का त्याग भी किया। डेली खाना और डेली जाना। तो रेगुलर फॉर्म में मैं कह सकता हूं डेली खाना डेली जाना। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी का मतलब डेली खाना और बार बार जाना, इसका मतलब डायरिया। और डेली खाना और कभी कभार जाना, इट मीन्स कॉन्स्टिपेशन। तो तीनों में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि जो हम डेली खा रहे हैं उस भोजन का डेली पाचन और अवशोषण हो जाए तो नेक्स्ट डे हम फीकल मैटर को डिस्चार्ज करेंगे। तो डेली खाना डेली जाना, डेली खाना बार बार जाना, तो जल का और भोजन का सही ढंग से अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में डायरिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और डेली खाना और कभी कभार जाना मीन्स कॉन्स्टिपेशन कंडीशन डेवलप हो जाती है। छोटे बच्चों को यदि गाढ़ा दूध दे दिया जाता है तो ऐसे में उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मल त्याग होने में दिक्कत आती है, इसीलिए उनको भैंस का दूध नहीं दिया जाता, गाय का दूध दिया जाता है छोटे बच्चों। क्लियर है बेटा मेरी बात? यहां तक नोट करें तो ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इनडाइजेशन। या अपच।
देखो नेम इंडिकेट कर रहा है, इन मीन्स इनकम्प्लीट, डाइजेशन मीन्स पाचन। इसका मतलब पाचन पूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है। तो मैं ये कह सकता हूं अपच की स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है। पहली कंडीशन, अपच की स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता। ऐसी कंडीशन क्यों डेवलप हुई, इसको भी समझना चाहिए आप। कई बार, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता है, शादी समारोह भी होने लगते, कुछ फेस्टिवल भी आने लगते। जैसे ही शादी वगैरह होती है तो हमारे दिमाग में पहले से ये चलने लग जाता है कि आज भाई उस शादी में जाना है और भर पेट खाना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद में शादी आई है। जैसे ही शादी समारोह में जाते हैं, वहां पर भोजन आपको ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो मसालेदार भोजन है, स्पाइसी फूड है, वैरायटी ऑफ फूड है, अलग अलग प्रकार का भोजन है, अलग अलग प्रकार की डिशेज हैं। आपने सभी प्रकार के डिशेज को थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर लिया, तो आपकी बॉडी में जैसे ही डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिशेज और लार्ज अमाउंट में फूड जो बॉडी के अंदर गया, उसके अनुसार हमारा शरीर पाचक रसों का स्राव पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता। तो ऐसे में भोजन पूरी तरह कैसे पचेगा? क्योंकि पाचक रस का स्राव ही पूरा नहीं हो पाता। क्लियर है मेरी बात? तो मैं कह सकता हूं इस केस में पाचक रसों का स्राव पूर्ण नहीं हो पाता है। एंजाइमों के स्राव में कमी, मीन्स एंजाइम जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम, उनके स्राव में क्या आ जाती है? कमी। नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, एंजाइमों के स्राव में कमी आई है, उसका असर दूसरे दिन देखने को मिलेगा कि हमारा पेट भरा भरा सा फील हो रहा है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा भरा सा महसूस होता है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने क्या किया है? वैरायटी ऑफ फूड, स्पाइसी फूड, एंड एक्सेस फूड, विभिन्न प्रकार का भोजन, मसालेदार भोजन और अत्यधिक मात्रा में भोजन का क्या किया है? कंज्यूम किया है। तो अत्यधिक मात्रा में ये कंज्यूम किया है, पेट भरा भरा सा फील हो रहा है, एंजाइमों के स्राव में कमी आ गई है, तो ऐसे में अपच की स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पच पाता। उसी को क्या बोलते हैं? इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन की कंडीशन लंबे समय तक हो जाए तो ये क्या कर देगी? फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग यदि हो जाए तो फूड पॉइजनिंग में फाइनली वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो अभी तक जितने भी मैंने डिसऑर्डर डिस्कस किए, सबसे पहले मैंने आपको बताया आंत्रिय शोथ, फिर जॉन्डिस या पीलिया, फिर डायरिया, फिर वॉमिटिंग, फिर कॉन्स्टिपेशन और फिर इनडाइजेशन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी की लैंग्वेज और सभी में जो पॉइंट दिए गए हैं वो क्लियर होने चाहिए बेटा। नोट करें तो इनडाइजेशन से रिलेटेड ये सभी पॉइंट।
अब बात करेंगे हम PEM डिसऑर्डर, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में। और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर दो है, मैरस्मस एवं क्वाशियोरकोर। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज मैरस्मस एंड व्हाट इज क्वाशियोरकोर। पहले मैरस्मस के कैरेक्टर देखते हैं और फिर क्वाशियोरकोर के, फिर इन दोनों में कंपेयर भी करेंगे। देखिए मैरस्मस कब होगा? 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन से एज जो है वो कम होनी चाहिए, लेस देन 1 ईयर। किसकी वजह से हो रहा है? प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से, दोनों की कमी की वजह से। प्रोटीन की भी कमी हो गई और कैलोरी की भी कमी हो गई। 1 साल से छोटे बच्चे को हो रहा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसीलिए इसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोला गया है। और यहां पर भी प्रोटीन की कमी से होगा तो इसको भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोला। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? मां के दूध के स्थान पर प्रोटीन की कमी वाला और कैलोरी की कमी वाला भोजन आपने दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तब होता है, आपने सुना होगा, यदि हमारे दो का प्लान, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होता है, मीन्स हम दो, हमारे दो, मीन्स मदर और फादर, ये भी 2 और उनके 2 बच्चे, तो दोनों बच्चों के बीच में एक उम्र का गैप होना चाहिए जिससे पहले बच्चे की परवरिश अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद दूसरे बच्चे की परवरिश हो। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो बेटा जी 2 बच्चों में यदि उम्र का गैप कम होगा तो हम क्या कहेंगे कि पहले वाले बच्चे की तो उम्र अभी छोटी है और मदर के अंदर दूध का बनना बंद हो गया, तो मदर के मिल्क के स्थान पर आपने कम प्रोटीनियस और कम कैलोरी की डाइट उसे दे दी, तो ऐसे में प्रोटीन और कैलोरी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और इसका मुख्य कारण क्या है? कम अंतराल के पुनः गर्भधारण। इसका मतलब उस मदर के अंदर दूसरी प्रेगनेंसी या गर्भावस्था डेवलप हो चुकी है। क्यों? बड़ा बच्चा कम आयु का ही होगा इसकी वजह से, क्योंकि अनजान और अज्ञात कारणों की वजह से यदि शिक्षित परिवार नहीं है तो ऐसे में 2 बच्चों के बीच में यदि अंतराल कम हो गया है तो ऐसे में जो बड़ा बच्चा है उसकी आयु अभी कम है, तो उस बच्चे को मदर के मिल्क की जगह कम प्रोटीन और कम कैलोरी का भोजन देने से मैरस्मस रोग हो जाएगा। इसमें होगा क्या? उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, उत्तकों की प्रोटीन का विस्थापन, वहां पर जो उत्तकों में प्रोटीन है उसका विस्थापन होना शुरू हो जाएगा। कृशकायी शरीर मीन्स दुबला पतला शरीर, हाथ पैर अत्यधिक पतले हो जाएंगे, त्वचा शुष्क पतली तथा झुर्रीदार हो जाएगी, और ऐसे में शरीर का बाहर उसमें कमी आ जाएगी। मंद बुद्धि, इसका मतलब मस्तिष्क का विकास भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होने वाला रोग मैरस्मस, 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर होने वाला प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मैरस्मस, माँ के दूध के स्थान पर कम प्रोटीन और कम कैलोरी की वैल्यू वाला फूड आपने दिया है बच्चे को,
मुख्य कारण कम अंतराल में पुनः गर्भधारण, मीन्स उस मदर को दूसरी गर्भावस्था विकसित हो चुकी है, जिससे बड़ा बच्चा जो है वो कम आयु का ही होता है। उस बच्चे की वृद्धि कम हो जाएगी, ऊतकों की प्रोटीन का विस्थापन हो जाएगा, कृशकायी शरीर या हाथ पैर अत्यधिक पतले होंगे, त्वचा शुष्क, पतली तथा झुर्रीदार होगी, शरीर में भार में कमी आएगी और मंद बुद्धि, इसका मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। ये बात तो थी बेटा जी मैरस्मस से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे क्वाशियोरकर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और इसको मैरस्मस से कैसे अलग किया जा सकता है। यहां पर केवल प्रोटीन की कमी है, इसका मतलब कैलोरी की कमी नहीं है। 1 से 5 साल के बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। तो मां के दूध के स्थान पर आपने क्या दिया? प्रोटीन की कमी वाला भोजन और कैलोरी की अत्यधिकता वाला भोजन। इसका मतलब कैलोरी की तो कमी नहीं हुई लेकिन प्रोटीन की कमी हो, इसीलिए इसको भी क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जिससे उस बच्चे के मांसपेशियां लटक जाएंगी, मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा, वृद्धि रुक जाती है। तो ये सभी कैरेक्टर कैसे हैं? हाथ पतले, पैर पतले हो जाते हैं, ये सभी कैरेक्टर ये मैरस्मस जैसे ही है। लेकिन ये दोनों कैरेक्टर मैरस्मस में नहीं होंगे बेटा, ये क्वाशियोरकर में ही होंगे। मीन्स त्वचा के नीचे वसा का जमाव, शरीर के विभिन्न भागों में शोथ या सूजन दृष्टिगोचर होती है। इसका मतलब इस सूजन को बोलते हैं ओइडेमा। ओइडेमा या सूजन केवल क्वाशियोरकर बच्चों में होगी, मैरस्मस वाले बच्चों में नहीं होगी। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर, 1 से 5 साल के बच्चों में होने वाला रोग क्वाशियोरकर। मां के दूध के स्थान पर कम प्रोटीन, अत्यधिक कैलोरी वाला फूड देने से मांसपेशियां लटक जाएंगी बच्चे की, मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, वृद्धि रुक जाएगी, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, और मैरस्मस से अलग त्वचा के नीचे वसा का जमाव, शरीर के विभिन्न भागों में शोथ या सूजन दृष्टिगोचर होती है। दिखने में बच्चे में सूजन दिखाई देगी लेकिन अंदर से वो बच्चा मजबूत नहीं है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यह है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैरस्मस और क्वाशियोरकर के बारे में। अब बेटा एनसीईआरटी के पीछे एक अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहां पर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आमाशय रस में होता है, आमाशय रस में होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसका मतलब गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहा है बेटा। पहले ऑप्शन में है पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। दूसरे ऑप्शन में है ट्रिप्सिन, 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 लाइपेज, पेप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, रेनिन, रेनिन, लाइपेज, रेनिन। आमाशय रस, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा? गैस्ट्रिक जूस की। और गैस्ट्रिक जूस में ट्रिप्सिन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग और ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ट्रिप्सिन पैनक्रिएटिक जूस का पार्ट है, पेप्सिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है और रेनिन है। एनसीईआरटी में
ये रेनिन इस तरीके से लिखा हुआ है बेटा, तो वहां पर डबल एन लगा लेना है, क्योंकि ये रेनिन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, सक्कस एंटेरिकस नाम दिया गया है, सक्कस एंटेरिकस नाम दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट ऑप्शन में है इलियम और बड़ी आंत के संधि स्थल के लिए, इलियम तथा बड़ी आंत के संधि स्थल के लिए। दूसरा ऑप्शन है आंतरीय रस के लिए, तीसरा ऑप्शन है आहार नाल में सूजन के लिए, और चौथा ऑप्शन है परिशेषिका अपेंडिक्स के लिए। देखिए बेटा, ये भी सक्कस एंटेरिकस, किसका नेम है सक्कस एंटेरिकस? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोलते हैं हम? आंतरीय रस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। आहार नाल में सूजन है, इसे तो हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल सोथ। परिशेषिका वर्मीपोर अपेंडिक्स, यह अवशेषी अंग है। इलियम और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जंक्शन पॉइंट है वहां पर इलियोसिकल वाल पाया जाता है, ये भी क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 का 2 से मिलान कीजिए। बेटा ऑप्शन में सभी वर्ड आपके पढ़े हुए होंगे, इजी वे से आप मैच कर सकते हैं। ये स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 2 है। यहां पर 4 ऑप्शन में दे रखा है लार ग्रंथि, वसा का पाचन, स्टार्च का जल अपघटन, मंड या स्टार्च का जल अपघटन। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है बिलीरुबिन एंड बिलवर्डिन। यहां पर है ए, बी, सी और डी। डी ऑप्शन में दे रखा है एमाइलेज, सी में है लाइपेज, बी में है पीत और ए में है पैरोटिड। अब मैच करवा सकते हैं बेटा। लार ग्रंथि आपको पता है, पैरोटिड
सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी या सब लिंगुअल, यही हो सकती। इसका मतलब 4 को मैच करवा दो ए से। वसा का पाचन, वसा का पाचन कौन कर सकता है? पैनक्रिएटिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज कर नहीं पाता है क्योंकि वहां पर पीएच कैसी होती है? एसिडिक। पैनक्रिएटिक और इंटेस्टाइनल लाइपेज कर पाते हैं क्योंकि वहां पर कैसी पीएच है? बेसिक। इसका मतलब लार ग्रंथि को मैच करा दिया ए से, वसा का पाचन को लाइपेज से। मंड या स्टार्च का जल अपघटन, स्टार्च का जल अपघटन कौन कराता है? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो करवा रहा है 30%, और जो 70% रिमेनिंग है उसका कौन करवाता है? पैनक्रिएटिक एमाइलेज। बिलिरुबिन और बिलवर्डिन, बाइल और बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो 2 अलग अलग टाइप के हैं, बिलिरुबिन एंड बिलवर्डिन। ये येलो कलर का है और ये ग्रीन कलर का। अब इजी वे से आप मैच करवा सकते हैं। सभी वर्ड आपके पढ़े हुए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो एनसीईआरटी के जो अभ्यास में पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे थे वो 3 क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए। आज हमने एसिमिलेशन पार्ट को देखा, इजेशन पार्ट को देखा, फिजियोलॉजिकल वैल्यू एंड कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में स्टडी किया, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में स्टडी किया। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें बार बार। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी इसी तरीके से करते रहें तो सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिले। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।